बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं उनको साथ साथ लेके चल रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ हमारी लास्ट की क्लास का, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है अपने सेकेंड चैप्टर की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया था, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। सो जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था हमने, जिसमें हमने तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। सो आज हम एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज के लिए हमें अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करना पड़ेगा और सेकंड क्वेश्चन से हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी दैट explain the translatory motion and give examples of the various type of translatory motion। so हमें इसमें क्या करना है कि translatory motion को explain करना है and give the examples of the various type of translatory motion, यानी कि उस ट्रांसलेटरी मोशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया था वो भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, उसे डिस्क्राइब करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब वो जो लाइन है जिसके बारे में बात हो रही है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, बट द थिंग इज़ दैट कि उसमें कोई भी रोटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी मोशन जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, बट जो बॉडी है उसे रोटेट नहीं करना चाहिए अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सो रिपीट कर देती हूँ। इन अ ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो द एग्जांपल्स आर राइडर मूविंग इन अ फेरिस व्हील आर आल्सो इन अ ट्रांसलेशनरी मोशन एंड देयर मोशन इन अ सर्कल इज विदाउट रोटेशन। सो अभी हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे सो इससे रिलेटेड ही मैंने एक वीडियो रखी हुई है स्लाइड्स में, सो मैं आपको प्ले भी करके दिखाऊंगी कि ये जो बेसिकली एग्जांपल है फेरिस व्हील वाली वो आपको वहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। सो ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसका कॉन्सेप्ट भी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और फेरिस व्हील की जो मोशन है और इस एग्जांपल का भी कॉन्सेप्ट जो है आपको नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। सो द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस। सो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। द फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन, द सेकेंड वन इज़ सर्कुलर मोशन एंड द लास्ट वन इज़ रैंडम मोशन। सो अब हमें क्या करना है, बारी बारी इन सब मोशंस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन का क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। सो लीनियर जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सीधी, सो स्ट्रेट लाइन मोशन जो भी होगी बॉडी की दैट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। सो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग इन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज अ लीनियर मोशन। सो कोई भी गाड़ी जो है वो अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है रोड पे, सो दैट इज अ लीनियर मोशन। इसके अलावा क्या एग्जांपल है, एयरप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर मोशन। सो ये मैंने यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम किसी स्पेसिफिक हाइट से ड्रॉप करते हैं, सो वो डायरेक्टली सीधा नीचे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो ये ग्राउंड पर टच कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सीधा नीचे मूव किया, सो इट इज़ अ लीनियर मोशन। और एयरप्लेन्स भी आपको पता है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर यहाँ भी है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पाथ कवर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर मोशन। तो हमें रास्ते का मोहताज नहीं होना पड़ता, बल्कि डायरेक्टली हम ए से बी पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ अ लीनियर मोशन। सो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप की तरफ। सो द सेकेंड टाइप इज़ सर्कुलर मोशन। The motion of an object in a circular path is called circular motion। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ की फॉर्म में हो जाए तो दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि वो कुछ इस तरीके से मूव करे कि उसकी जो मोशन है वो सर्कल की फॉर्म में बन जाए, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। सो इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ string can be made to will the stone moves in a circle and thus a circular motion। so आप इसी को ले लें कि यहाँ पे हमारे पास स्टोन था, स्टोन को मैंने यहाँ पर एक रस्सी के साथ बांध दिया। ठीक है, तो जब मैं इसे यहाँ से घुमाऊंगी सो ये ऐसे टर्न करता हुआ चला जाएगा, घूमेगा, यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ।
मतलब कि पूरा सर्कुलर पाथ कवर करेगा। सो इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सो आप क्या कर सकते हैं, एक बॉल लेके उसको किसी भी धागे से, थ्रेड से उसको बांध के और घुमाएं उसको हाथ में पकड़ के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, वो सर्कल से बाहर कहीं भी नहीं जाती बल्कि वो सर्कल के अंदर मूव करता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। सो आपने देखा है कि बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रेन जो होती हैं जिनका ट्रैक बना होता है, कुछ इस टाइप का ट्रैक बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेन अपने ट्रैक के अंदर मूव करती है, ठीक है। सो जो ट्रैक होता है दैट इज बेसिकली आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ट्रेन यहाँ से मूव करते 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 इस ट्रैक के अंदर मूव करेगी। सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ। सो द थर्ड टाइप इज रैंडम मोशन। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सो दिस हैपहैज़र्ड मूवमेंट जो भी हो रही है, कुछ डायरेक्शन नहीं है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन डिसऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है और इरेगुलर है। सो डिसऑर्डर्ड एंड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सो एक एग्जांपल्स में देख लेते हैं क्या है कि द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स आर इरेगुलर। आप देख सकते हैं कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो भी होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होती है, कभी वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं देन अगेन एकदम से वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, कभी अपनी डायरेक्शन किसी दूसरी साइड को चेंज कर लेते हैं। सो उनकी जो मोशन होती है वो इरेगुलर होती है। सो अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप स्पेसिफिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स या जो बर्ड्स होते हैं उनकी मोशन हमेशा इरेगुलर होती है, कोई किसी भी पॉइंट की तरफ स्पेसिफाइड नहीं होती। दस द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स इज अ रैंडम मोशन। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। अब जिस तरफ भी हवा का रुख होगा स्मोक और डस्ट उसी तरफ को मूव कर जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल अगर वो पहले इस साइड को मूव कर रहे हैं, सो आगे से हवा का फ्लो नीचे से ये आ रहा है तो ये इस तरफ को मूव कर जाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि इनकी कोई भी अपनी डायरेक्शन नहीं होती बल्कि ये रैंडम मूव करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ रैंडम मोशन। The Brownian motion of a gas or a liquid molecules along a zigzag path such as shown in the figure is also an example of random motion. So जो गैस के और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो भी zigzag पाथ की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सो द सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सो हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स का रिलेशन दिया गया और उनके दरमियान में हमें डिफ्रेंशिएट करना है बारी बारी। सो द फर्स्ट वन इज रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे कि मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी बॉडी अगर स्पेसिफिकली सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल आप इर्द गिर्द अगर आप देखें तो टेबल, चेयर, बेड, ग्लास, ये तमाम चीज़ें ये अपनी पोजीशन पर रहती हैं, सराउंडिंग के लिहाज से इन पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, ये कांस्टेंट एक ही पोजीशन पर। सो इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पर हैं, कोई कुछ भी मोशन उनमें नहीं है। सो इसी तरीके से अब हम मोशन को भी देख लेते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के लिहाज से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। ये तो अंडरस्टूड बात है कि रिलेटिव है ये दोनों, रेस्ट और मोशन। सो फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज रेस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजीशन। क्या मतलब इस बात का, ये बेसिकली एग्जांपल जो सारी यहाँ पर रिटर्न है मैं यहाँ आपको वर्डली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पर है क्या कि लेट्स से कि हम किसी बस के बारे में बात कर रहे हैं। सो बस के अंदर जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पोजीशन पे है क्योंकि वो सब जो हैं वो सीट्स पर बैठे हुए हैं। सो एक दूसरे की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही बल्कि वो जिस सीट पर बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। बट अगर हम उनको सराउंडिंग्स के लिहाज से देखें, अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो बस के बाहर खड़ा हुआ है तो उसके लिए पूरी बस जो है वो मूव कर रही है। तो ये था जी मेन डिफरेंस रेस्ट का और मोशन का। अगर तो ऑब्जर्वर यानी कि जिस बॉडी के लिहाज से हम देख रहे हैं वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद है, सो इसका मतलब उसके लिए तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पर हैं। पर अगर वही ऑब्जर्वर जो है गाड़ी से बाहर खड़ा होगा तो उसके पास स्पीड से वो गाड़ी गुजरेगी। सो इसका मतलब वो जो गाड़ी है दैट वाज इन
मोशन। सो आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया यहाँ पर तमाम रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल है। So the next the terms in which we have to differentiate is the circular motion and rotatory motion. So circular motion क्या होती है? The motion of an object in a circular path is known as circular motion. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन में है। लेट्स से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको स्टोन लें, ठीक है, आप स्टोन चले ना भी लें, आपको बॉल ले लें और उसको किसी भी रस्सी से बांध दें या किसी भी थ्रेड से बांध दें और उसे आप घुमाना शुरू कर दें तो ये पूरा राउंड डिस्टेंस कवर करेगा। सो यहाँ पर तो राउंड नहीं बन रहा, सो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली राउंड डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहाँ पर जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर मूव करेगा, देन यहाँ पर एंड देन यहाँ पर। सो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सो इस एग्जाम्पल्स क्या हैं? द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सो आपने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी इन्हीं की फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स होंगे सर्कुलर मोशन की। सो नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सो स्पिनिंग मोशन जैसे कि आप बार बार सुनते हैं कि क्रिकेट मैच में बॉल स्पिन हुई। स्पिन बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी बॉल है, ये इसका एक सेंट्रल एक्सिस है। सो ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अबाउट जब मूव करेगी सो दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग मोशन। द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि व्हील जो है वो इस एक्सिस से अटैच होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो व्हील है ये मूव करता है अराउंड इट्स एक्सिस, स्पिनिंग मोशन होती है। सो दैट इज रोटेटरी मोशन। सो इसी तरीके से सबसे आसान एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। फैन आप देख रहे हैं वो अपने सेंट्रल एक्सिस के गिर्द टर्न करता है। सो इसका मतलब वो रोटेटरी मोशन में है। सो अभी अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे वीडियोस में मैं काफ़ी डिटेल्ड इसे अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। सो द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये जब हम लेक्चर्स कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल ये एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये हमारे पास कोई पॉइंट है बी। सो ये उसका जो रास्ता है ए से बी तक जाने में वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है, कर्व्ड सा पाथ था। सो यहाँ पे ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये बेसिकली डिस्टेंस है। मैंने ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए जो रास्ता कवर किया दैट इज बेसिकली आर डिस्टेंस। बट अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सो अगर इस ए पॉइंट से मैंने बी पॉइंट तक जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यहाँ से ये सीधी लाइन, डायरेक्ट शॉर्टकट। सो दिस शॉर्ट मेथड जो कि मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है दैट इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। सो आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप बाय कार या बाय रोड मूव करते हैं तो रोड आपको पता है कि कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्ड आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी टर्न्स आते हैं। तो वो जो हम बाय कार कवर करते हैं दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस। बाय कार या आप कह लें कि बाय रोड जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस, रास्ता कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप बाय प्लेन मूव करें तो प्लेन आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, उसको प्लेन जो है वो किसी भी रास्ते का मोहताज नहीं होता, तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर से होता हुआ अपने पॉइंट तक पहुंच जाएगा इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये जो प्लेन ने कवर किया है, ये जो ग्रीन पाथ है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू प्लेन। सो प्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज जो डिस्टेंस है दैट इज स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सिंस अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसके ऊपर ये एरो का भी साइन आता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी। सो अब चलती हूँ मैं आपको लेके एक वीडियो की तरफ। तो वहाँ पे आपको फेरिस व्हील से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं या आपको रोटेटरी मोशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन तो वो क्लियर हो जाएंगे। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फेरिस व्हील हमें यहाँ पर गिवन है।
तो आप देख रहे हैं कि जो फेरिस व्हील है ये सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ है, इसी में ही ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो मोशन है दैट इज बेसिकली ड्यू टू सर्कुलर पाथ है, उसी में ही ये मूव कर रहा है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ फेरिस व्हील, जो भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये सर्कुलर मोशन होती है, सिर्फ ये एक सेंटर के अगेंस्ट मूव करता है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्पिनिंग मोशन को कि वो क्या होती है। सो यहाँ पर स्पिनिंग मोशन देख लेते हैं। सो यस, यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपने एक्सिस के राउंड अबाउट टर्न कर रहा है, ठीक है। ये एक्सेल है सेंटर में, इसके राउंड अबाउट टर्न कर रहा है। सो इसका मतलब कि क्या पता चला हमें यहाँ से कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो स्पिनिंग है, ठीक है। वो सर्कुलर मोशन थी जो भी हमने पीछे डिस्कस की। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो मोशन है दैट इज स्पिनिंग मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट टर्न कर रहा है। सो जो आप स्ट्रेट सा पाथ देख रहे हैं दैट इज बेसिकली अ नट। सो नट, अगर आप स्ट्रेट जो ऊपर उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली एक्सिस, सो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट टर्न कर रहा है जस्ट लाइक अ सीलिंग फैन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग मोशन। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म्स को देख लेते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी है। सो द स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो s इज इक्वल्स टू vt। और वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, सो v इज इक्वल्स टू d ओवर t। क्लियर। सो जो स्पीड होती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। सो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन लीनियर एंड रैंडम मोशन। सो हम ये पीछे भी कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। So linear motion, as the name suggests, सीधी लाइन, straight path. So straight line motion of a body is called a linear motion. और इसके बरक्स अगर हम random motion को देखें तो the disordered or irregular motion of an object is called random motion. यानी कि कोई भी उसकी पोजीशन नहीं हो, randomly haphazardly मूव कर रहा है, that is a random motion. और linear motion जो straight path में मूव कर रहा है that is a linear motion. So the motion of objects such as a car moving on a straight and level road is a linear motion, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। और the motion of insects and birds are irregular or random motion. So the एयरप्लेन्स जो डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट कवर करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर उन्होंने जाना है तो वो डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। सो वो एयरप्लेन्स की जो मोशन होती है वो भी लीनियर होती है। और इसके अलावा अगर आप डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स की बात करें तो उनकी मोशन इफेक्ट होती है बाय एयर। सो हवा का आपको पता है कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जिस तरफ से हवा की डायरेक्शन आएगी उसी तरफ टर्न कर जाएंगे। सो इनकी भी रैंडम मोशन होती है। सो लास्ट पे स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आपको पता है कि वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो दीज आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। सो एग्जाम्पल्स आर mass, length, time, speed, volume and all these examples that are mentioned over here are the examples of scalar। जितनी भी टर्म्स यहाँ पे मेंशन हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन है, ये एग्जांपल्स हैं स्केलर की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट हमें इनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं पावर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, बट हाँ उसका मैग्नीट्यूड ज़रूरत होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर को देखें तो वेलोसिटी को अगर हमने बताना है तो हमें उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो हम इनको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैं क्विकली एक दफ़ा एक्सप्लेन करती जाऊँगी अपनी तमाम टर्म्स को। So the first one is speed. The distance covered by an object in a unit time is called speed and v is equals to s over t. Unit time, unit means 1 second में object जितना भी distance cover करेगा that is called its speed, ठीक है। अब velocity को देख लेते हैं। The rate of displacement of a body is called velocity. Displacement यानी कि shortest path between the 2 points,
So the rate of displacement of a body is basically called velocity. So velocity is equals to d over t. And the last term is an acceleration. So acceleration is defined as the rate of change of velocity. जिस रेट पर velocity change हो रही है बॉडी की, that is called acceleration. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम टर्म्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं. जो स्पीड है उसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही आ जाता है. सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So the next is, can a body moving at a constant speed have an acceleration? Yes. When a body is moving with a constant speed, जब भी कोई body constant speed के साथ move कर रही होती है, the body have acceleration. If its direction changes, अगर उस body की direction change होगी तो उसमें acceleration produce होगा. For example, if a body is moving in a circle with the constant speed, it will have an acceleration due to the change in the direction at every instant. तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है तो इसका मतलब उसको उसकी जो पोजीशन है या जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है. सो जब हर इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. सो जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि जब भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी किसी भी इंस्टेंट पर तो इसका मतलब कि उसमें जो है वो एक्सेलरेशन पाया जाता है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ कि लेट्स से ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव कर रहा था. सो इसको सर्कल में रखने के लिए हर इंस्टेंट पे ये देखें इसने यहाँ पर चले जाना था, बट सर्कल में मूव करने के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज हुई. अगेन इसने यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाना था बट ये नहीं मूव किया. इसको सर्कल में पाथ में रखने के लिए अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज हुई. अब यहाँ पर ये यहाँ मूव कर सकता था बट अगेन ये सर्कुलर पाथ. सो हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ जा रही थी बट इसने अपने आप को मेंटेन रखा. सो जब भी हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसने इसको मेंटेन रखा कि सर्कुलर पाथ में मूव करे, दैट इज एक्सेलरेशन. सो इट विल हैव एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट. सो जिस भी इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद होगा. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट अ सर्कुलर मोशन. तो जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में भी दिखाया कि और हमने डिस्कस भी किया ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को, तो हमने वहाँ पे क्या पता चला कि राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज देयर मोशन इज इन सर्कल विदाउट रोटेशन. सर्कुलर मोशन इज बेसिकली रोटेशन आ जाती है उसमें, बट जो फेरिस व्हील है उसमें रोटेशन नहीं आती, वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं करता बल्कि जो झूला है वो जस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है. सो आगे मैंने एक एनिमेशन रखी हुई है, सो मैं आपको वो प्ले करके दिखाती हूँ. सो दिस इज एन एनिमेशन, लेट्स स्टार्ट इट. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, ये अपने एक्सिस के राउंड अबाउट टर्न नहीं कर रहा बल्कि एक सर्कुलर पाथ है. आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर्कल की फॉर्म में जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो दिस सर्कुलर पाथ इज बेसिकली अ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, सो एक दफ़ा मैं फिर से आपको ये प्ले करके दिखा देती हूँ. यहाँ पर ये देखें, ये जो मोशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ठीक है, सर्कल की फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. तो अगर मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊं, अगर अपनी लास्ट स्लाइड में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ यहाँ पर कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया फेरिस व्हील की मोशन को, वो क्या है कि सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है ऐसे. ठीक है, सो सर्कुलर मोशन नहीं है क्योंकि अपने एक्सिस के गिर्द नहीं मूव कर रहा, जस्ट सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये थी जी हमारी 6th क्वेश्चन भी हो गया. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं. और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आज के लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहले ही. सो द 7th क्वेश्चन इज, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ. सो ग्राफ क्या है ये आ गया हमारे पास. हमें पता है कि dt ग्राफ में जब बॉडी जो है रेस्ट पर से स्टार्ट करती है मूव करना तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस शेप का बनता है, क्योंकि हमने अपने लेक्चर्स में भी काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राफ किस तरीके से आया. इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स पर इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है. ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग एट रेस्ट. व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज
अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इस ग्राफ में से स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं पिंक वाली, इसका बेसिकली हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से हमने एक पॉइंट ले लिया E और एक यहाँ से पॉइंट ले लिया F, और यहाँ से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 5 सेकेंड के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया 10, देन 10 सेकेंड्स के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया 20, देन 15 सेकेंड्स के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया 30। सो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए E, F, D एंड C। सो हमें पता है स्लोप कैसे निकलता है कि ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल बन रही है। सो यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट कर दूँ आपको, कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो ट्राइंगल बनेगी। सो स्लोप के लिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, या आपने पूरा लिख लेना है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है बेस। सो आपको पता है कि एक ट्राइंगल है, सो यहाँ पर दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस होल इज बेस। सो ये परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि जब इसकी हमने जो अभी बात की है दैट इज बेसिकली पॉइंट E से लेकर पॉइंट F तक बात किया। सो 30 - 10 हमारे पास क्या आ गया, ये बेसिकली मैंने आपको जो ड्रॉ करके दिखाया है, ये मैंने एज अ होल ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेके सॉल्व की है वो इन पॉइंट्स के दरमियान ही लेके सॉल्व की है। सो 30 न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है 30 - 10 इज इक्वल्स टू 20। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 20। इस डिस्टेंस के अगेंस्ट इसने कितना टाइम कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो 15 - 5 इज इक्वल्स टू 10। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 10। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्पीड निकल आई 2 मीटर पर सेकेंड। सो एट द एंड हमने क्या मेंशन कर दिया, द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर मुझे पता है कि काफ़ी लेंथी हो गया है और हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया है लेक्चर। सो आपने इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न, और लेक्चर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम्स में, वो इन्हीं एक्सरसाइजेज में से, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से, MCQs में से आते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर एवरी क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करें। सो किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।